हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल केम छो वड़कम। तो आज है 20 अगस्त 2021। आज छुट्टी है मुहर्रम की। तो हमारे देश के युवा अभी बिस्तरों में होंगे जब ये वीडियो देख रहे होंगे। तो कुछ तो हमारे बिस्तरों में होंगे और कुछ अभी गहरी निद्रा में सो रहे होंगे। ठीक है। तो जो गहरी निद्रा में सो रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि जब आपको पता है कि आपको छुट्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारी छुट्टी जो ऑफिशियल छुट्टी आपको पता ही है, हम सैटरडे और संडे की रखते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि अपने पढ़ाई के लिए हमेशा आप एक्टिव रहे। ठीक है, आपकी जो पढ़ाई होगी वो आपके ही काम आएगी, वो आपके भाई या आपके बहन या आपके रिश्तेदार या घर में किसी और के बिल्कुल काम नहीं आएगी। तो आप यदि आप ये बातें समझते हैं तो आप पढ़ाई के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। उनसे छुट्टी से क्या मतलब है, उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज की क्लास को। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप एक व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप करने के बाद आपको पीआरटी टीजीटी या पीजीटी वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जिससे क्या होता है, यूट्यूब की जो नोटिफिकेशन है वो सभी को नहीं मिल पाती है, लगभग 10 to 20% को ही मिल पाती है। तो वो आपको ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक को। वहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं, आपके सेशंस लेते हैं, डाउट सेशन लेते हैं, क्वेश्चंस पे डिस्कशन होती है टेलीग्राम लिंक पे। ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ गए होंगे आप किस तरह से पढ़ाई को शुरू करना है। तो एक्टिव लर्नर्स जो हमारे हैं रेडी, तो आई होप वो रेडी हो गए होंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि जड़, ठीक है, जड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? जी, खरगोश, शशक, मूर्ख या गधा? जी, जड़ आपको पता है कि जड़ जो शब्द है आप उसको दो तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, फ्लावर का, ये सॉरी प्लांट है आपका। ठीक है, ये जो नीचे जो ज़मीन के नीचे जो हिस्सा रहता है इसको जड़ कहते हैं। ठीक है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसका एक इसका आता है ये, मतलब ये होगा जड़। और ये पूछता है कि ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं चेतन। ठीक। अब आप बात करते हैं यहाँ पे जड़ की। तो जड़ का जो पर्यायवाची शब्द है, जड़ आपने देखा होगा, आपने कभी अपनी आसपास किया किसी बोलते हुए सुना होगा, तेरी तो जड़ बुद्धि है। ठीक है, जड़ बुद्धि का मतलब क्या हुआ, आप इसको ही समझिए कि जैसे ही जो पृथ्वी है, जो धरती है, जो जड़ें कहाँ होती हैं, एकदम ज़मीन में होती हैं। ठीक है। ठीक है, ज़मीन में होती है, तो यानी कि जो बुद्धि है वो कहाँ है, एकदम ज़मीन में जा रही है। उसके साथ हम कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए जो जड़ है हमारी, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा मूर्ख। ठीक है, कि तुम तो मूर्ख हो। आई होप क्लियर समझ गया होगा। जैसी जड़ वाली समझना है तो वो समझ लीजिए कि जो आपको बताया था चित्र के माध्यम से कि जड़ जो होती है ज़मीन के नीचे होती है, इसलिए इस तरह का शब्द हम इस तरह मूर्ख के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला देखेंगे, कह रहा है सागर शब्द किसका पर्यायवाची है? सिंधु, जलाशय, चंद्रमा या बादल? जी, यहाँ पर जो सागर है, जलाशय आपको पता है कि छोटी जगह को बोला जाता है जलाशय। ठीक है, चंद्रमा आपको पता है, ये चंद्रमा तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। ये तो इनमें क्या हो गया, एक तरह से ओड हो गया। ठीक है, ये तीनों एक संबंधित हैं, पानी से संबंधित वाले शब्द हैं, ये तो ओड है। ठीक है, ऐसा भी आ जाता है कभी कभी, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग है, तो प्रश्न चेंज हो जाएगा, उसमें आंसर आपका इस तरह का आ जाएगा। क्लियर। आते हैं प्रश्न, जिन्होंने नहीं सुना दोबारा बताता हूँ। कभी कभी ऐसा आता है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है, कौन सा एक अलग शब्द है? तो देखेंगे सिंधु, जलाशय और बादल, ये तीनों पानी से संबंधित वाली जगह हैं। एकमात्र ये क्या है, चंद्रमा। तो इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है। पर यहाँ पे जो प्रश्न अभी पूछा है, क्या पूछा है? तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है, कह रहा है कि सागर का किसका पर्यायवाची है? तो जो सागर है वो सिंधु का पर्यायवाची है, क्योंकि सागर को पुरानी जो किताबें हैं, जो तत्सम शब्द जिसमें ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना, साहित्यिक वाली जो किताबें मिलती हैं उसमें सागर को सिंधु कहा जाता है। ठीक है, और कई सारे जो कविताएं हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है सिंधु शब्द का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा ये 3। कह रहा है मक्खी, ठीक है, मक्खी का तत्सम शब्द क्या है? देखिए बड़ा ही वे एग्जाम में आया हुआ पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जब इस तरह के प्रश्न बनते हैं, क्योंकि देखिए इतना जनरल प्रश्न है, क्योंकि मक्खी जो शब्द है, ठीक है ना, उससे लगभग हर एक व्यक्ति मतलब
पता है उसको कि मक्खी क्या होता है? मक्खी को वैसे बोल देते हैं हम हाउस फ्लाई, ठीक, हाउस फ्लाई, जो आपके घर में आसपास मुड़ती हुई दिखाई देती होगी, मक्खी। और मक्खी से याद आया, एक मक्खी करके फिल्म भी है, साउथ इंडिया की एक कैरेक्टर है, ठीक है, कीची कीची करके उन्होंने बनाई थी। तो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता होगा। तो जो मक्खी का तत्सम शब्द पूछ रहा है, ठीक है, देखिए मक्षी, मक्षिका, मक्षिक या माक्षिका, लगभग आपको देखेंगे कि चारों ही शब्द लगभग एक समान है, बट इसमें जो सही शब्द है, मतलब जो एक्चुअल वर्ड है, जो कि वर्तनी जिसकी सही है, वो कौन सा है जी? वो है हमारा मक्षिका, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं था। जो मक्खी का आपको तत्सम शब्द आपको इस तरह के ही मिलेंगे, बिल्कुल एज इट इज़, ये ऑप्शन डाले हुए हैं, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि मुफ्त, जल्दी, खूबसूरत किस भाषा के शब्द हैं जी? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? मुफ्त, 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 जल्दी, 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 खूबसूरत, खूबसूरत, तो ये जो किस भाषा के शब्द हैं, ठीक है, ये देखेंगे आप, ये जो ज़्यादातर जो यहाँ से आपको पकड़ सकते हैं, ठीक है, एक तो ये वाला शब्द और एक ये वाला नुक्ता वाला, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आपको दिखाई देते हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं ये आपके, ठीक है। उर्दू जो बोलते हैं ना आप, उर्दू, ठीक है, वो आपका फारसी से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला बढ़े, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? अच्छा, अब तुर्की भाषा का पूछ रहा है। तुर्की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्थान है ना टर्की, तुर्की, तुर्की आपको पता होगा 1526 में कौन आया था तुर्क से? बाबर आया था, ठीक है, 1526 में बाबर आया था भारत में, और 1526 में पहली लड़ाई भी हुई थी, आपको पता होगी, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जो तुर्की भाषा का जो शब्द है, चाकू, बेगम, बारूद, अरे ये तीनों ही हैं, वेरी गुड, ऑप्शन बहुत अच्छा दिया, ठीक है। चाकू, बेगम, बारूद, ये सब जो हैं आपके, ये उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप बस आंसर देते रहिए, हमें पता लग जाएगा कि आप कितना एक्टिव हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन पता ही आपको 25 होते हैं, ठीक है ना, क, च, ट, त, प, ठीक है। इनके आगे जो हैं वो, ठीक है, 5-5 हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएंगे? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या फिक्स है। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक है, तो देख लेते हैं। इनमें से ये आते हैं क्या? श, छ से छतरी, ल से लट्टू, ह से हल, या से हम। तो अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि जिन बच्चों को ये स्पर्श व्यंजन नहीं पता है, ठीक है, उनको समस्या होगी। जिनको पता है वो तो तुरंत आंसर देके आगे चले जाएंगे। तो देखिए, इनके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल की वीडियो आपको मिलेगी द ज़ोरा क्लासेस की एप्लीकेशन पे, ठीक है, आप उसको जाके नीचे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं कि जी ये स्पर्श व्यंजन है, उसमें बताता हूँ मैं आपको इसमें से कौन सा हो सकता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। यदि आपको स्पर्श व्यंजन भी नहीं पता है और ये बाकी के पता है, क्योंकि बाकी के ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी? ऊष्म व्यंजन की। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो मात्र 4 होते हैं। कौन कौन से? श, षटकोण वाला श, सागर वाला स, और हा। क्लियर? ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। मैं ये नहीं कह रहा 25 आप याद करो, क्योंकि कंफ्यूजन यही होती है। तो ये जो 3-3, 4-4, 2-2 का सेट दिया हुआ है, उनको याद कर लो। ऊष्म व्यंजन में आप देख सकते हैं कि ये कट गया, ये वाला कट गया, ठीक है, बचे 2, छ और ला। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो बचे हैं इनको भी आप समझ सकते हैं कैसे, कि जो आपके ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, अंत्यस्थ, जो आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं उनकी संख्या भी 4 होती है। क्या क्या होती है? य, र, ल और व। अब देखेंगे यहाँ पे ला भी आ गया। क्लियर? तो ये भी नहीं है हमारा। तो आपके सामने क्या बचा? एकमात्र छ बचा। और छ कहाँ पे आता है? छ आता है दूसरे वर्ग में, चा वर्ग में आता है, च, छ, ज, झ, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो इतना डिटेल में जब आपको बताते हैं तो उसका मतलब यही है कि आपको मेहनत करनी है और ध्यान से सुनना है, और हर एक प्रश्न का यदि कुछ डिटेल में बताया तो उसको आपको लिखना भी है कि ये कैसे हुआ।
अगला बढ़ रहे हैं, कह रहा है उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कहाँ हुआ है। अच्छा, आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या जफर में। तो सिंपल है, देखिए आप यहाँ पे जो ये उत्क्षिप्त ध्वनि होती है या उत्क्षिप्त जो वर्ण होते हैं, ठीक है ना, वो दो ही होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये इस्तेमाल हो गया इसमें तो इसकी साउंड निकल गई पढ़ाई, और ये इस्तेमाल हो गई तो इसमें हम ये साउंड निकाल सकते हैं, इसको बोल देंगे लड़ाई। उत्क्षिप्त व्यंजन हमेशा बीचों बीच में या लास्ट में मिलते हैं, प्रथम पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने बोला डाली, ठीक है, पेड़ की डाली होती है, तो देखिए यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है ना। पर आपने बोला, जैसे आपने बोला कढ़ाई, ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो कढ़ाई में आपको मिल रही है। एक आपने बोला पड़ा, ठीक है, पड़ा दिख रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, तो ये आपका उत्क्षिप्त वर्ण या उत्क्षिप्त ध्वनि नहीं है, इन दोनों में ही है। क्लियर। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे प्रश्न आए जो कि आपको इससे संबंधित आपको गड़बड़ कर दे, सोचने में मजबूर कर दे, बट उसके लिए आप रेडी रहिए ना, क्योंकि आपको हर एक प्रश्न के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर। अगला बढ़े, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। बहुत आसान, तो ऑप्शन के साथ में करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी अगर आपको थोड़ा बहुत जानते हैं। तो देखिए जो भारतीय भाषाएं जो हैं, ठीक है, उनमें से जो देवनागरी है उसमें से आपको पता ही है कि कौन सी लिखी जाती है देवनागरी में, हिंदी भाषा लिखी जाती है, ठीक है, नेपाली भी लिखी जाती है, इसको आगे कई बार बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि के आप बारे में ये सोचिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका ये जो जहाँ पर अभी आपको पता है प्रॉब्लम चल रही है, ये आपका बना दिया हमने राजस्थान, और ये तो ये जो पाकिस्तान के ऊपर ये जो हिस्सा है जहाँ पर अभी प्रॉब्लम चल रही है तालिबानी का, ठीक है, तो ये जो अफगानिस्तान का हिस्सा है वहीं पर बोली जाती है खरोष्ठी भाषा। क्लियर। यानी कि ये जो खरोष्ठी भाषा ये कहाँ बोली जाती है, पाकिस्तान का सिंध वाला इलाका जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, ये वाला, ठीक है, इस पूरे एरिया में ये वाली भाषा बोली जाती है। क्लियर। तो खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे भारतीय भाषाओं का तो खत्म ही हो गया। अब देखिए रोमन का आपको पता ही है, रोमन तो भारतीय की है ही नहीं, क्योंकि रोमन जो है वो अंग्रेजी स्टार्ट होती है, जैसे कि ये ABCD फर्स्ट सेकेंड ये सब क्या है, ये अंग्रेजी वाली होती है रोमन। अब क्या बचा हमारा, ब्राह्मी लिपि बचा, ठीक है। अब देखिए ब्राह्मी लिपि को ही क्या कहा जाता है, सभी भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। एक बार प्रश्न आया हुआ था ये, ठीक है। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं, कह रहा है अत्यधिक क्रोध करना किस मुहावरे द्वारा अभिव्यक्त होता है। प्रश्न नंबर 9 का, आंखों में गड़ना, आंखों का काटा होना, आंखों में खून उतरना, आंखें चार होना। जी बताइए। प्रश्न नंबर 9 का, अत्यधिक क्रोध अगर आ रहा होगा तो आंखें चार तो नहीं होंगी, ठीक है। आंखों में गड़ना, काटा होना, खून उतरना, ये थोड़े मिलते जुलते से आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो जब मिलते जुलते होते हैं तभी हमारा बच्चा जो है वो उत्तर को ढूंढने में असमर्थ हो जाता है और कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी जाता है कि इसको कैसे किया जाए। तो देखिए इसको सिंपल से आप समझिए कि जब कोई चीज़ क्रोध तो हो रहा है पर अत्यधिक हो रहा है, तो जब अत्यधिक क्रोध होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आंखों में खून उतर जाएगा। क्लियर। एकदम बिल्कुल आग बबूला हो जाओगे, एकदम गुस्से के मारे, एकदम किसी को बस मिल जाए वो मुझे, उसको तो मैं ये कर दूं, उसको मैं वो कर दूं। क्लियर। अगला बढ़े प्रश्न नंबर 10 पे, कह रहा है कौन सा शब्द द्विज, जो द्विज है वो दो तरह से आपको दिखाई दे सकता है पेपर में, इस तरह से भी दिखाई दे सकता है, ये भी द्विज है, ठीक है। तो जो द्विज का जो अर्थ निकलता है, मैं उसके बाद चलते हैं कि अनेकार्थी नहीं है, चंद्रमा, पक्षी, दांत और सिंह। अब देखिए द्विज का जो अर्थ है कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। द्विज का अर्थ पक्षी भी होता है, ठीक है, क्लियर, और चंद्रमा भी होता है, ठीक है, दांत भी होता है, सिंह नहीं होता है, और यही हमारा आंसर है। क्लियर। अभी इसके लिए आपको देखिए, अब वही है कि इसको मैं समझाने में तो आपको इसमें, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये इस्तेमाल होते हैं कविताओं में, कहानियों में, या किसी साहित्यिक घटनाओं में। क्लियर। तो इनको ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, याद तो नहीं रख पाते हैं, तो इनके लिए सिंपल सा है कि जो अनेकार्थी शब्द है ना वो आप डेली लिख लिख के देखिए। चंद्रमा को क्या क्या कहा जाता है, पक्षी को क्या क्या कहा जाता है, क्लियर, दांत को क्या क्या कहा जाता है,
सिंगों को क्या कहते हैं। तो इसकी एक टेबल बना लीजिए और कम से कम 10-10, 15-15 डेली याद करें। ठीक है, इसका लिए कोई रामबाण नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि उसको घोट के आपको दीजिए और वो पढ़ लीजिए। और डिटेल में दे रखा है आपको, अनेकार्थी शब्द आपको मिल जाएंगे 10 ओरल क्लासेस की एप्लीकेशन में, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। आगे आ जाते हैं, कह रहा है भारत के अलावा अवधी बोलने वाले लोग डैश पाए जाते हैं। अच्छा, कहाँ पाए जाते हैं भारत के अलावा अवधी बोलने वाले? ठीक है, अवधी आपको पता ही है, अवधी आपकी जो उत्तर प्रदेश की एक चर्चित और मतलब ज़्यादा अधिक से अधिक बोलने वाली भाषाओं में से एक है। तो नेपाल, फिजी, मॉरिशस या उपरोक्त सभी। देखिए जो अवधी बोली जाती है भारत के अलावा पूछ रहा है, तो देखिए नेपाल, फिजी और मॉरिशस, जी हाँ ये तीनों जगह ही बोली जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अवधी बोलने वाले जो लोग हैं वो तीनों जगह ही पाए जाते हैं, क्योंकि तीनों जगह ही भारतीय रह रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा और भी जगह हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं बोली जाती है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बता सकता हूँ त्रिनाद टोबैगो, आपको एक पता होगा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक कंट्री है, और एक गयाना। ठीक, एक गया आपको पता है बिहार में, उसमें ना जोड़ दे तो विदेश का कोई कंट्री बन जाती है। एक है आपका सूरीनाम, क्लियर, एक है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है, और एक है आपका नीदरलैंड। यहाँ पर भी लोग रहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर भी कुछ लोग बोलने वाले मिल जाते हैं। भारत के अलावा पूछा था। क्लियर? इतना मुश्किल नहीं होता, अगर चीज़ों को समझेंगे और अगर थोड़ा आइडिया भी लगा लेते तब भी इसका आंसर हो जाता। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाता है, क्या रहा है कि बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? जी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची या सौर सैनी? जी बताइए, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आया वो प्रश्न है। कह रहा है कि ये है हमारा आंसर नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सौर सैनी आपकी होगी राजस्थान की, पैसाची होगी आपकी पंजाब की, और अर्धमागधी होगी बिहार वाले के आसपास वाले हिस्सों में। क्लियर? आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अच्छा, नहीं बोली जाती है ना, तो अवधी, अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न बताया था प्रश्न नंबर 11 में ही ना, कि अवधी जो है वो ये मतलब उत्तर प्रदेश में एक मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है। ब्रज भी आपको पता है, ब्रज और खड़ी बोली, ये ब्रज आपको पता है मथुरा के आसपास बोली जाती है। खड़ी बोली आपको पता है कि जो दिल्ली एनसीआर के आसपास में जो इलाके आते हैं वहाँ पे खड़ी बोली का चयन है। अब क्या बचा हमारा? मैथिली। मैथिली हमारी भाषा उत्तर प्रदेश की नहीं है, वो मूल रूप से कहाँ की भाषा है? वो है बिहार की। ठीक है, आसान प्रश्न था, थोड़ा सोचने पे बच्चों को थोड़ा सा मजबूर किया। अगला कह रहा है नील कमल का विग्रह होगा, क्या होगा नील कमल का विग्रह? नीला है जो कमल, नील है कमल, नीला कमल, नील कमल। तो देखिए याद रखिए, जब भी ये विग्रह वाला शब्द आएगा तो यहाँ पर इस तरह का ये कनेक्टर वर्ड आएगा। ठीक है, नीला है कमल जो, ठीक है ना, लंबा है पेट जिसका, बड़ा है पेट जिसका, इस तरह के जब विग्रह करेंगे आप तो इसमें इस तरह का उसको पूरा डिटेल में बताने वाले होंगे। यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे तो नील लिख दिया, तो नीला है कमल जो, यही इसका सही विग्रह होगा, आंसर नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चे कि आपकी जो क्लासेस है पूरे टाइम टेबल से, शेड्यूल से चल रही है। ठीक है ना, बट आपसे ये अनुरोध है, कुछ बच्चे हमारे जिन्होंने ये 10 ओरल क्लासेस की एप्लीकेशन ज्वाइन करके और वो डिटेल वाली वीडियो कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या हमारे साथ डेली नहीं जुड़ पाते हैं। तो बेटा ये क्लासेस भी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। जो आपका टाइम टेबल है वो टाइम टेबल हमारे सबके लिए कॉमन है। ठीक है, हम बेसिकली उनके साथ बच्चों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे जो वीडियो कोर्स है उससे वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यदि वो उससे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए क्लासेस ये वाली भी इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन क्लासेस को ही पढ़ते रहिए और इनको क्लासेस को छोड़ दें। ठीक है, आप डेली अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो डेली ही हर एक वीडियो को देखें, हर एक क्लास को देखें, क्या क्या हो रहा है उसको देखें, उनके नोट्स बनाइए, हर एक क्वेश्चन पर कुछ ना कुछ डिस्कशन होता है तो उस पर आपको ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वीडियो कोर्स इधर से पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा।
केवीएस का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो मतलब इतना गूढ़ हो जाता है कि यदि आप उसको डेली अपने कम से कम 20 से 30% सॉल्व नहीं करेंगे और सिर्फ आप क्लासेस लेंगे थ्योरी वाली, ठीक है, तो उससे वो नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा मत समझिए कि हमने तो कोर्स ले रखा है और हम पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम पास हो जाएगा, तो इस भ्रम में आप मत रहना, ठीक है। क्योंकि जो डेली आपके साथ जो टीचर जुड़ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का जो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कम से कम उस सेशन को जरूर लें। जो कि ज़्यादा सेशन तो होता नहीं है, 25 से 30 मिनट का सेशन है, तो कम से कम उस सेशन के अंदर जो आपने 20 क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे, तो आपका एक अलग से ही एक पूरा नोटबुक ही बन जाएगी क्वेश्चन आयर की, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि हमने पिछले साल अगस्त में शुरू किया था, अगस्त से ये वाला अगस्त आ गया, राइट, 20 का 21 का आ गया, तो लगभग एक साल में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे, आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। मेरे को तो नहीं लग रहा है नंबर में, ठीक है ना, आप आइडिया लगा लीजिए। कुछ बच्चों की तो नोटबुक भरती चली गई होगी, ठीक है। तो वो नोटबुक मात्र भरने का हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य ये था कि आपके समक्ष जब भी कोई इस तरह का प्रश्न आए, उससे संबंधित आए, ठीक है ना, उससे मिलता जुलता आए, या हो सकता है कभी वो सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, तो कम से कम आप उसको अटेम्प्ट तो कर पाएं। अब आप मात्र कुछ बच्चे हमारे जो हैं उनको मैसेज करके बोलते थे बेटा क्लास शुरू करो, बोलते सर हमने तो अपना तो वीडियो कोर्स ले रखा है, हम तो वही पढ़ रहे हैं। बेटा इस भ्रम में मत रहो, मत रहो, मत रहो, ठीक है ना। ये जो वीडियो कोर्स है ये तो आपको काम करेगा आपका पूरा, क्योंकि जिन्होंने बिल्कुल भी थ्योरी पे नहीं कमांड है वो उनको पढ़ लेंगे। पर देखिए जो सेशन जो हमारे चलते हैं उसमें आप जब MCQ वाले प्रश्न करते हैं तो उससे आपकी एक स्पीड बूस्ट होती है, राइट, उससे आपका एक अलग से एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो उस चीज़ के लिए जी उस चीज़ के लिए ही तो ये क्लासेस आपको दी जा रही हैं डेली, अदरवाइज ये क्लासेस हम ना दे तो हमें क्या है, ठीक है। आप पढ़ लो भैया, जिसको पढ़ना है 2 क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और पढ़ लो। नहीं होगा, नहीं होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तभी होगा एग्जाम जब आपको डेली इस तरह के जो सेशन चल रहे हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, ईवीएस का, CTP का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो बेटा जिन बच्चों ने ये कोर्स किया है, अपने पढ़ रहे हैं, वो बच्चे नोट्स बनाए, उनसे अनुरोध है वो डेली सेशन भी जरूर लें, ठीक है। नहीं लेंगे तो नुकसान उनको होगा, ठीक है। अगले आ जाते हैं, कह रहा है नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। नायक आपको पता है, नायक बेसिकली इसको बोल देते हैं हम हीरो, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं साहसी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नायिका, नायकी, नायिकाएं और नायिकी, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, बट जो इसका सही ऑप्शन है क्या है, नायक और नायिका। ये आपने अपने इस तरह का शब्द पढ़ देखे होंगे, जैसे जो अवार्ड सेरेमनी होती है ना ये बॉलीवुड की, ठीक है, उसमें कहते हैं ना बेहतरीन नायक, नायिका, ठीक है, तो ये वहीं पे से शब्द है। और बाकी इसका जो शब्द का मैं आपको अर्थ बता दूं, जो नायक का शब्द होता है वो होता है एक्चुअल में बहादुर। बहादुर शब्द क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आज से जो भी मतलब 500-600 साल पहले या उससे टाइम पहले जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने जो बेड़े में, यानी कि अपनी जो उनकी सेना थी, उनमें वो जो अधिकतर नायक हुआ करते थे। नायकों का काम क्या था, देश और राजा की सुरक्षा करना, जो ताकि उनके बॉर्डर में कोई भी एंटर ना कर पाए, तो वो काम नायकों का हो करता था, वो लड़ाई क्या करते थे, ठीक है। तो बेसिकली वो नायक वाली जो शब्द है वो समझिए कि वो एक लड़ाई और बहादुर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। तो आज भी आपको मैं बताऊं, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसमें भी एक 2 पोस्टें चलती हैं कांस्टेबल के बाद, लॉन्स नायक और नायक सूबेदार, ठीक है। तो ये शब्द जब चलते हैं तो इट में यानी कि समझे नहीं, वहीं से वो शब्द निकला है, ठीक है, जो रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, क्लियर होगी बात। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कैसे चयन कीजिए, तत्सम आपको पता है कि संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत से एज इट इज हमारी जो भाषाएं हैं उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, पड़ोसी, गोधूम, बहु और शहीद। अब देखेंगे आप ये पड़ोसी शब्द या गोधूम या बहु शब्द, इनको कैसे पहचानेंगे आप, देखिए सिंपल सी बात है, जो आपकी भाषा में अधिकतर इस्तेमाल हो रहे हैं वो कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द, ठीक है। जिन जैसे हम अपनी क्लास भी ले रहे हैं तो अधिकतर आप देख रहे हैं कि हम किस में ले रहे हैं, अपने तद्भव शब्द में, क्योंकि तद्भव शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से तोड़ मरोड़ के जोड़े गए शब्दों को, उनका चेंजेस जो किए गए वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, क्लियर। तो इसलिए जो ऐसे शब्द जो कि हमारे डेली इस्तेमाल हो रहे हैं वो तुम्हारे तद्भव होंगे। अब तत्सम क्या होंगे, देखिए इनमें से कौन सा एक शब्द जो कि आपको इस्तेमाल नहीं होता है,
क्लियर, बहुत सिंपल है। जो कि इस्तेमाल नहीं होता है ज्यादातर, वो कौन सा शब्द है? गोधूम। ठीक है, और गोधूम का अर्थ बताएंगे कोई कि गोधूम का अर्थ क्या होता है? गोधूम का अर्थ होता है गेहूं। क्लियर, वीट। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो बहुत मैंने सिंपल सा तरीका से बताया आपको तत्सम और तद्भव का। बस ये समझ लीजिए, अधिकतर वे शब्द जो कि हमारी भाषाओं में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। हम तो गेहूं लिखते हैं, गेहूं बोलते हैं। क्लियर। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जी, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या कोई नहीं? जी, तो बुढ़ापा शब्द देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो बुढ़ापा जो शब्द है, ठीक है, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये सीन शब्द है? क्या ये आपको दिखाई दे रहा है कि बुढ़ापा कोई चीज होती है जो कि दिखाई देती है? क्लियर। ठीक है, नहीं दिखाई दे रही ना, तो ये व्यक्तिवाचक तो नहीं होगी, क्योंकि व्यक्तिवाचक में वो चीज होती है जो कि आपकी दिखाई देती है। और व्यक्तिवाचक से ही हटकर जो एक और शब्द आता है जातिवाचक, वो भी वही होता है। क्लियर, दिखाई देने वाली चीजें, सीन, कैन बी सीन। ठीक है, अब क्या बचा हमारा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंदर वो शब्द आते हैं जो कि हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, बट वो महसूस किए जा सकते हैं, जैसे कि दर्द, प्रेम, द्वेष, क्रोध, क्लियर, जलन वगैरह वगैरह। क्लियर होगी बात। बहुत सारे शब्द हैं। अब आप थोड़ा दिमाग में सब सोचेंगे तो आपको और भी शब्द दिमाग में आएंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी। ठीक है, अब देखिए, जिनको अवनी पता है, अवनी बच्चों का नाम भी रख देते हैं कुछ लोग। अवनी का अर्थ क्या होता है? विलोम बताना है। देखिए, धरा भी वही हो गया। धरा का मतलब हो गया क्या है? धरती। ठीक है, तो अवनी का मतलब क्या हो गया? धरती हो गया अवनी का मतलब। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आपको पता है ना कि जो नीचे है वो धरती है और ये जो ऊपर है वो क्या है? आसमान। तो यही एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर होगी बात। ये धरती हो गई, ये आसमान हो गया। तो इसका अपोजिट में यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंबर, सितारा या शशांक। शशांक चंद्रमा होता है, ठीक है, सितारा स्टार होता है। तो क्या बचा हमारा? अंबर। क्लियर, अंबर हमारा क्या है? आसमान। ठीक है, और धरती क्या होगी? हमारी अवनी। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाते हैं। हिंदी के शब्दों को लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? अच्छा, लिंग का निर्धारण यानी कि किसी काम को कैसे हम बताएंगे कि उसका लिंग निर्धारण हो रहा है किसी शब्दों का? जैसे किताब पढ़ी जाती है, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ती है। ठीक है, वह खाना खाता है, वह खाना खाती है। भैया स्कूल जाते हैं, दीदी स्कूल जाती है। क्लियर। तो ये आपको पता लगा ना मेरे बोलने से कि किस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, किस चीज से लिंग का निर्धारण हो रहा है? क्रिया से, एज इट इज। क्लियर। ठीक है, सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, बहुत आसान प्रश्न, आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाते हैं, आखिरी प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है तिथि शब्द का बहुवचन क्या है? तिथियो, तिथियो, ये गलत है स्पेलिंग। तिथियां और उनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो तिथि का जो बहुवचन शब्द है, क्लियर, वो कौन सा शब्द है? तिथियां, डेट्स। क्लियर। जैसे आज की जो तिथि है वो क्या है? वो है आपकी 20 अगस्त 2021। एक तो ये तिथि हो गई। एक तिथि हो गई कि आज मतलब क्या है? 11 से 12 से, ठीक है, पूर्णमासी है, वो भी तिथि बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बच्चा लोग बस आपसे अनुरोध है कि आपको जितना कराया जा रहा है ना डेली, उसको अपनी नोटबुक वगैरह में बना लीजिए। ठीक है, नोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आप उन बच्चों से बहुत पीछे हैं जो कि नोट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को बार बार नहीं देखोगे। ठीक है ना, हो सकता है कि आपको कुछ प्रश्न आते हैं तो उनको आप नोट ना करें। ठीक है, वो आपको इतना तो आइडिया लग जाता है कि मैं किसका उत्तर दे सकता हूँ, किसका उत्तर नहीं दे सकता। बट कोशिश ये कीजिए, जब भी आपको प्रश्न का कुछ भी डिटेल पढ़ाई जाए तो उसको आप जरूर नोट्स बना लें, उसको साइड में ब्रैकेट में जरूर लिख लें। कॉपी भरने तो भर दिए, 1 2 3 4 5 6 कितनी भी भर जाए, एग्जाम तक आपको बस ये मेहनत ही करनी है। ठीक है, यही नोटबुक आपको आगे तक लेके जाएंगी। ठीक है, तो चलिए तैयारी करते रहिए, छुट्टी का आनंद लीजिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।